All right. So we covered the government economic objective of low price inflation, low levels of unemployment, economic growth और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है ट्रेड साइकिल, जो कि इकोनॉमिक्स में भी है। और वो क्या है कि द ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, इज कॉल्ड ट्रेड साइकिल। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं कि एनी एक्टिविटी डिजाइन टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। तो वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। तो ऑफ कोर्स जब इसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, यानी कि कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो जाती है, इसका मतलब है मोर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, मोर इज बीइंग सोल्ड, मोर इज बीइंग बॉट, तो हम उसे ऑप्टिमिज्म बोलते हैं, या इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अच्छा, और डाउन में क्या होता है कि इसका ऑपोजिट, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, और जिसका मतलब है कि जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। और इन द सिमिलरली क्यों कम होती है? क्योंकि बाय उतना नहीं किया जा रहा और फिर उतनी सेल भी नहीं होती। तो ये, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जरूरी क्या होता है? उसके लिए जरूरी है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि बिजनेस एक्टिविटी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उनका मकसद भी यही होता है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। ये और बात है कि उसमें देयर इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एज वेल। तो इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए व्हेन यू सेट अप योर बिजनेस। तो उसमें तो जब अप्स आते हैं या ऑप्टिमिज्म आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है, एंड ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो जाती है। और एम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा होती है? ऑफ कोर्स क्योंकि व्हेन मोर इज प्रोड्यूस्ड, मोर पीपल वुड बी डिमांडेड। और डाउन में या पेसिमिज्म में इसका ऑपोजिट, कि इन्वेस्टमेंट भी कम, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट भी कम, और उसमें प्रोडक्शन जो है वो भी कम होती है। अच्छा, ट्रेड साइकिल को हम जीडीपी के हिसाब से देखते हैं। और जीडीपी का आपको पता है ना, जीडीपी क्या होती है? पता है कि नहीं? Yes, gross domestic product. जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसका मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? Um, sir, it is the total monetary value of goods, of all finished goods. ओके, ऑलराइट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब, ये बिल्कुल आप कह सही रही हो कि टोटल मार्केट वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। लेकिन जरूरी यह है कि दोज गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड within the geographical boundaries of the country। तो वो बहुत जरूरी है। तो वो एक साल में जितनी चीजें बनती हैं, गुड्स या सर्विसेज, उनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू को ऐड कर लें तो जीडीपी आ जाता है। अच्छा, तो ट्रेड साइकिल में डिफरेंट फेजेस होती हैं या स्टेजेस होती हैं। ट्रेड साइकिल मेनली हैज 4 स्टेजेस। उसमें एक जैसे हमें नजर आ रहा है, ग्रोथ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ जीडीपी जो है वो परसेंटेज में ली हुई है। ठीक है, तो अगर ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है एवरी टाइम द कंट्री प्रोड्यूसेस, तो कंट्री इज एबल टू प्रोड्यूस मोर देन द प्रीवियस ईयर। इसको बोलते हैं कि ग्रोथ हो रही है या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक्स में वैसे ये डिटेल में है। अच्छा, तो यानी कि आउटपुट बढ़ रही है पहले के मुकाबले में तेजी से। अच्छा, उसमें आप बूम पे पहुंचते हैं जहां पर आप मैक्सिमम आपका जो है ना जीडीपी में इजाफा हो रहा था, या ये भी कह सकते हैं कि जीडीपी वहां पर मैक्सिमम लेवल पे चली जाती है। उसके बाद उसे हम बूम बोल रहे हैं। अब बूम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक टाइम पीरियड होता है जो कि बूम की तरह ही है, कि देर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। किसी भी टाइम पर धमाका हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो तेज हुई हुई है या पीक पे पहुंची हुई है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट, सेल परचेज, वो नीचे एकदम से आना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है।
और जो इस बात का साइन है कि अब रिसेशन स्टार्ट हो रहा है। और वो नीचे आते आते ये आपको नजर आ रहा है, ये अभी यहाँ पे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है स्टिल, लेकिन स्लो हो गई है। इसका मतलब समझती हो आप? अगर मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है, इसका क्या मतलब है? पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब मैं आपको बता दूं। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो अगर पहले फर्ज किया कि और ये नॉर्मली ये ग्रोथ जो है ना वो परसेंटेज में ही हम मेजर करते हैं। तो अगर पहले आपकी ग्रोथ 6% थी, 6% के पिछले साल के मुकाबले में इस दफा 6% ज्यादा इजाफा हुआ, तो उससे अगले साल 10% हो गई। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट ये राइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो बूम के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है, तो इसका क्या मतलब है भला? ये Sir, decrease in production compared to the previous year. हाँ, ये नॉर्मली ये कहते हैं, लेकिन इस डायग्राम में जहां परसेंटेज दी हुई है, स्लोइंग डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब डिक्रीज इन प्रोडक्शन नहीं है। इसका मतलब है प्रोडक्शन में इजाफा तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अब वो इजाफा कम होता जा रहा है पहले के मुकाबले में, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में जो जीडीपी है वो गिरना भी शुरू हो जाएगी। तो अभी अगर आप गौर करो तो ये अभी जीडीपी यहाँ पर गिर नहीं रही, क्योंकि ये अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि 0 का पॉइंट नजर आ रहा है उससे ऊपर है। तो इसका मतलब आउटपुट इज स्टिल इंक्रीजिंग, बट नाउ द पेस ऑफ इंक्रीज हैज गॉन डाउन। तो हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई, और ये रिसेशन ही चल रहा है। और यहाँ पर आप जब पहुंच गए मीटिंग पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, उसके बाद यहाँ पर हम बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ। 0 से नीचे चली गई ना नेगेटिव ग्रोथ, तो इसको ये भी रिसेशन का पार्ट, यानी कि रिसेशन स्टार्ट होता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ से, और उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं नेगेटिव ग्रोथ पे, कि जहां पर आउटपुट अब फॉल करना शुरू कर देती है, यानी कंट्री इज एबल टू प्रोड्यूस लेस देन व्हाट द कंट्री वाज एबल टू प्रोड्यूस अर्लियर। और उसके बाद एक लोएस्ट पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं, ये वाला, जहां पर आपकी जो जीडीपी है वो सबसे कम हो जाती है, और यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल भी सबसे कम, प्रॉफिट भी सबसे कम, आउटपुट भी सबसे कम, एम्प्लॉयमेंट भी सबसे कम। तो ये एक लोएस्ट पॉइंट है जो इकोनॉमी को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो इसको हम डाउनफॉल ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं, या इसको हम ये भी बोलते हैं इकोनॉमी इज इन क्राइसिस। और यहाँ से जितनी जल्दी होके निकला जाए उतना ही अच्छा है। अच्छा, ये वैसे ये जो हमारे फेजेस नजर आ रहे हैं, पहले ग्रोथ, बूम, रिसेशन, स्लम, ये हर बिजनेस को सॉरी हर इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। हर इकोनॉमी में बिजनेसेस होते हैं, उनको भी फेस करना पड़ता है। तो बहरहाल स्लम में आ गए, कैसे निकलते हैं हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आप जब दोबारा अगली फेज आती है, दोबारा से आपको नजर आ रहा है कि नेगेटिव ग्रोथ तो है, लेकिन अब जो फॉल इन आउटपुट है वो कम होता जा रहा है। और एक मौके पे आके जब आप टच कर दिया आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, इसके बाद जब आप और ऊपर जाएंगे, तो इसका मतलब है आपकी ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसी ग्रोथ जो स्लम के बाद आती है, वी कॉल इट रिकवरी, आसान लफ्जों में, कि अब रिकवर कर रही है इकोनॉमी, और आउटपुट दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है। तो एम्प्लॉयमेंट दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी जीडीपी बढ़ेगी, और प्रॉफिट लेवल भी विल स्टार्ट अपीयरिंग। तो इस तरह से ये हम जीडीपी के थ्रू मेजर करते हैं कि इकोनॉमी एक्टिविटी स्लो डाउन कब होती है और बढ़ती कब है। और हमने डिफरेंट नाम दे दिए स्टेजेस को, विच जो स्टेजेस हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं हर इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम स्पैन जो है ग्रोथ से लेके स्लम तक का, ये 5 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है, 20 साल का भी, 30 साल का भी, डिपेंड करता है कि कोई इकोनॉमी कितनी जल्दी स्लम से निकल पाती है। उसके लिए गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम जरूर अभी देखते हैं आगे चल के। तो ये जो पूरे को हम साइकिल क्यों बोलते हैं, ट्रेड साइकिल, इसको इकोनॉमिक साइकिल का भी नाम दिया जाता है, ग्रोथ साइकिल का भी नाम दिया जाता है। तो ये क्योंकि ये रिपीट करती है अपने आप को ना, कि आपने ग्रोथ से बूम, रिसेशन, स्लम्प, उसके बाद दोबारा रिकवरी, मतलब फिर ग्रोथ, फिर बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा। तो इसलिए इसको साइकिल बोलते हैं। अच्छा, अब उसकी जरा स्टेजेस जल्दी से यहाँ पे मैंने बता दिया वैसे तो, कि अब जैसे बूम है तो इट बूम को जो है ना, इट इज आइडेंटिफाइड बाय सर्टेन फीचर जिसमें वेरी हाई जीडीपी है, और हाई जीडीपी है। मैं यहाँ पे राइजिंग जीडीपी नहीं बोल रहा हूँ, जीडीपी ऑलमोस्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट को टच कर रही होती है बूम पे ना, पीक होता है ये किसी भी इकोनॉमी का। तो उसमें टू मच स्पेंडिंग जब आप करते हैं, क्योंकि जब जीडीपी हाई है तो एम्प्लॉयमेंट भी हाई है ना,
ये जो लिखा हुआ है लोएस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, मतलब कि आपको अब वर्कर ही नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि वर्कर जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, तो बहुत ही कम लोग रह गए जो कि अनएम्प्लॉयड, तो वो लोग ज्यादा स्पेंड भी करेंगे और आपको वर्कर हायर करने के लिए ज्यादा वेजेस भी ऑफर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहीं काम कर रहे होंगे, वो स्विच करेंगे उस जॉब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, तो आपको उनको ऑफर देनी पड़ेगी अट्रैक्टिव, उससे कॉस्ट भी बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो बिजनेसेस जो है वो इन ऑर्डर टू कवर हायर कॉस्ट दे विल इंक्रीज देयर प्राइसेस। और इसी तरह जब रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर, दे विल स्पेंड मोर, डिमांड बढ़ेगी तो उससे भी प्रेशर आएगा प्राइसेस के ऊपर, ठीक है, एनफ गुड्स माइट नॉट बी अवेलेबल, तो उससे भी प्राइसेस तरफ जाएंगी, तो दोनों सूरतों में इन्फ्लेशन होगी, हाई इन्फ्लेशन। अच्छा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो राइजेस एंड अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स अबाउट द फ्यूचर। हाँ, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा, जब ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो ज्यादा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है ना बिजनेस, तो ऑफ कोर्स वो भी महंगा हो जाएगा, और जब वो महंगा होगा तो ऑफ कोर्स आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको या तो प्राइस बढ़ानी पड़ेगी या प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट तो कोई कम नहीं करता, प्राइसेस बढ़ाएंगे तो उसमें फिर अनसर्टेनिटी आएगी। वो क्या है कि अब ये हो रहा है कि प्राइसेस तेजी से बढ़ रही हैं, हमने ऊपर अभी देखा भी है ना हाई इन्फ्लेशन, जब प्राइसेस तेजी से बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी तो आनी आनी है। वो क्या है, क्या अनसर्टेनिटी है, ये बता सकती हो आप मुझे? अनसर्टेनिटी क्या है? Sir, no idea. नो आइडिया। अनसर्टेनिटी के ये कि नाउ वेदर पीपल वुड बाय इट और नॉट, कीमतें बढ़ रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, उनको इनकी इनकम लेवल भी है, लेकिन अगर बढ़ती जा रही है तो देयर हैज टू बी अ लिमिट ना, कि जहां पर लोग कहेंगे नहीं भैया बहुत महंगी होगी, तो अब एक अनसर्टेनिटी आ गई कि अब उनको लग रहा है पता नहीं अब लोग बाय करेंगे कि नहीं करेंगे, अब और कीमत ज्यादा हो गई है, और ज्यादा हो गई है, तो बूम इसलिए है ना कि वो गुब्बारा फैलता जा रहा है, हवा भरते जा रहे हैं गुब्बारे में, तो एक मौके पे आके तो वो कैपेसिटी खत्म हो जानी है, उसमें फट रहा है। तो यहाँ पर भी यही सूरत है, कीमतें बढ़ रही है तो एक मौका आना है कि कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्करेज होंगे, बिजनेसेस डिस्करेज होंगे कि अब लोग नहीं बाय करेंगे, तो फिर वो प्रोडक्शन को क्या करते हैं, रोक देते हैं, कहते हैं लेट्स सी वेदर पीपल बाय इट और नॉट। जब वो प्रोडक्शन रोकेंगे तो कुछ लोगों को वो अनएम्प्लॉय कर देंगे, रिडंडेंट कर देंगे कि भाई अभी वेट करें, देखते हैं ये बिकती है कि नहीं, कीमत बहुत ज्यादा महंगी हो गई है तो पीपल माइट नॉट बाय। वो जब लोगों को निकालेंगे, हर फर्म ये काम करेगी, हर इंडस्ट्री में ये काम होगा, तो ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा तो ओवरऑल परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, और वो जो उनका खर्चा था वो एक्चुअली उनकी अपना ही कसूर है कि उन्होंने लोगों को अनएम्प्लॉय किया, और वो लोग फिर ऑटोमेटिकली डिमांड कम करना शुरू कर देंगे, बिकॉज नाउ दे विल बी इन सर्वाइवल मोड कि भाई नौकरी नहीं है तो चलो गुजारा करो, भाई जो चीजें मिलती है वो लो, तो इवेंचुअली डिमांड कम होगी और बिजनेस कहेंगे देखा हमने कहा था ना डिमांड कम हो सकती है, कसूर उनका अपना ही है, लेकिन बहरहाल वो फिर आप क्या होगा, बूम आपका खत्म हो जाएगा, तो मे एंड अप इनटू रिसेशन ड्यू टू हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेशन। ये वही बात जो मैंने बताई है, तो इवेंचुअली फिर प्रोडक्शन एकदम से वो जो गुब्बारा है फट जाएगा, और एकदम से प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देंगे बिजनेसेस, और लॉन्ग टर्म में बंद भी होना शुरू हो जाएंगे, तो बूम जो है वो आपको ले जाता है रिसेशन की तरफ। अगर बूम पे आप पहुंच गए हैं तो इवेंचुअली ये होना है, तो उसमें फिर जीडीपी फॉल करती है, एम्प्लॉयमेंट भी फॉल कर जाएगी, और डिमांड तो फॉल करेगी, जिससे प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। जी समझ आ गई इसकी? Yes. फिर आगे ग्रोथ, जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोलते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग जीडीपी, most businesses start to flourish, falling level of unemployment, of course जब लोगों को प्रोडक्शन करनी है तो लोग तो चाहिए, और हायर लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि पीपल हैव नाउ मोर चॉइस टू बाय, और पीपल बैक्ड अप बाय हाई परचेजिंग पावर एज वेल, तो लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ना है, ये हमने बाहर देख लिया है। फिर स्लम्प आ गया, स्लम्प का एक और नाम भी है, वो भी नहीं यहाँ लिखा था, डिप्रेशन, एबीसी बोलते हैं, तो हम बोलते हैं डीप डाउन अगर रिसेशन होती है ना, या एक्सटेंडेड, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लोएस्ट पॉइंट इन बिजनेस साइकिल, क्या अगर आपकी रिसेशन परसिस्टेंट हो जाए, लंबी चली जाए, एक्सटेंड हो जाए, तो उसको हम स्लम्प बोलते हैं।
ये भी बोल सकते हैं डीप डाउन रिसेशन इज कॉल्ड श्रंक और डिप्रेशन। और इसके फीचर यही है कि इसमें जीडीपी जो है वो फॉल नहीं करती, वो लोएस्ट हो जाती है, यानी कि फॉल कर करके और फिर लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो लोएस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी नजर आ रहा है, और जैसे उसमें अपने प्रोडक्शन को कम नहीं करते बल्कि फेल होना शुरू हो जाते हैं, बंद करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट सफरिंग लॉसेस। पहले तो चलो प्रॉफिट कम हो रहा है ना, और प्राइसेस भी कम होना शुरू होती हैं, और जब प्राइसेस कम होती हैं तो इसको पता क्या बोलते हैं? प्राइसेस बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन बोलते हैं ना, प्राइसेस कम होती है क्या बोलते हैं? नहीं पता? सर डिफ्लेशन। जी बिल्कुल, डिफ्लेशन। ऑल राइट जी, इसको डिफ्लेशन बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में वैसे इस पे जरूर बात होती है, उसमें होगी डिटेल में। अच्छा, और अच्छा फिर हमारे पास आ गया जी फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव आ गया। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अगर इकोनॉमी को मैनेज करना है फॉर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना क्यों जरूरी है, या इनको अचीव करना क्यों जरूरी है, और नहीं अचीव करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे टू द इकोनॉमी और टू द पीपल ऑफ द कंट्री। तो आगे हम आ गए फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इन नाम से जाहिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, लेकिन यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ, आप भी ये कर लो, खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। अच्छा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो क्या होती है बोला? बता दो। सर इंपोर्ट होती है जब किसी और कंट्री से बाय करते हैं चीजें, और एक्सपोर्ट्स जब अम, हमारी कंट्री जो है सेल करती है दूसरी कंट्री को। जी, सेल करते हैं दूसरे कंट्री को। अच्छा, आसान लफ्जों में इंपोर्ट हम बोलते हैं when money flows into the when money goes out of the country, तो ये इंपोर्ट हो रही है। when money flows into the country, ये एक्सपोर्ट हो रही है। जैसे कोई मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल प्लेस है, when foreigners या फॉरेन टूरिस्ट विजिट दैट प्लेस, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, आजकल तो पता नहीं लोग जाते हैं कि नहीं, तो वहां पर जो टूरिस्ट है ना, दे आर चार्ज डिफरेंटली देन लोकल विजिटर्स। ये पता है आपको? यस। वो क्यों? क्योंकि वो हम एक किस्म का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग या वो हिस्टोरिकल प्लेस उठा के तो दूसरे मुल्क नहीं लेके जा सकते, लेकिन वो फॉरेनर्स चूंकि विजिट कर रहे हैं एंड यू आर चार्जिंग देम, तो ये एक्सपोर्ट ही है, क्योंकि पैसा मुल्क में आ रहा है। तो इसी तरह आप, तो आपने ध्यान में रखना है कि चीजें आ रही है जा रही हैं, ये शायद बेहतर तरीका नहीं है टू आइडेंटिफाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आपने देखना है मनी जो है वो फ्लो आउट कर रहा है या फ्लो इन हो रहा है, और उससे आपने अंदाजा करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो इट्स एक्चुअली एन इनकम फॉर द कंट्री, इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंडिचर बन जाता है ऐसा। तो बहरहाल ये इकोनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, डिटेल में वहां डिस्कस होता है। व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका फेवरेबल हो जाता है। तो क्यों इसको फेवरेबल क्यों बोलते हैं, जरा बताना। हेलो, अच्छा, तो मैंने आपसे सवाल किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर एक्सपोर्ट्स जो है ना वो, मैं यहाँ पर भी ऐड कर रहा हूँ, आप भी कर लें, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, खाली एक्सपोर्ट्स नहीं, ठीक, क्योंकि उससे लगता है शायद नंबर ऑफ गुड्स जो एक्सपोर्ट की जा रही है, तो नंबर नहीं, वैल्यू पूरी, जिसमें नंबर
को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई भी किया जाता है, इसलिए वैल्यू इज द राइट वर्ड। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, तो हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो फेवरेबल हो गया। तो मेरा सवाल ये है, ये क्यों फेवरेबल हो गया भाई, क्या वजह है? सर क्योंकि जितने जितने पैसे कंट्री के अंदर आ रहे हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं जितने कंट्री से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा? सर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा। हाँ जी, और उससे फॉरेन एक्सचेंज से क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, गुड। अच्छा, तो ये आगे मैंने पॉइंट वही लिखा है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व व्हिच हेल्प्स इन बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज लेटर, particularly those items, those imported items which are essential to buy for a country or for the people of the country, जैसे कि ऑयल है, जैसे टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, वगैरह वगैरह। और इससे राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन हो जाती है, विच हेल्प्स इन बाइंग इंपोर्ट्स चीपली। ये समझ आती है पॉइंट? हमने बात की भी एक्सचेंज यस रेट सर। की, करेंसी की वैल्यू क्यों बढ़ गई, एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन क्यों हो गया, जरा बताओ। सर क्योंकि अब हमारी करेंसी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है। जी वेरी गुड, इंक्रीज हो गई है जिससे हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर गई है, और अगर हमने कोई बाहर से बाय करना है तो हमें वो सस्ता पड़ेगा। यानी कि आज अभी डॉलर ना 218 पे चल रहा है, थोड़ा नीचे तो आया है, 218 रुपए एक डॉलर। तो अगर हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो 6 माह साल के अंदर हो सकता है डॉलर जो है 218 से 118 पे आ जाए। और हमारे लिए जो इम्पोर्ट बिल है हमारा कितना कम हो जाएगा, हमारे जो कर्जे हैं वो कितने कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने कर्जे, इम्पोर्ट बिल, ये सारा डॉलर में देना होता है। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा काम इस लिहाज से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इतनी है नहीं, और कोई इतना अभी एफर्ट भी नहीं की जा रही। ऑलराइट, तो वी आर डन विद गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, और हमने ये उसको जस्टिफाई किया कि व्हाई डज गवर्नमेंट सेट दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड एफर्ट्स आर पुट इन टू अचीव देम। समझ आ गई आपको? यस। अब हम आगे चलते हैं। ये टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स में भी है, कि अब हाउ टू अचीव देम। हमने ये तो देख लिया कि दे आर नेसेसरी टू अचीव, अब उनको अचीव कैसे करते हैं? द वे गवर्नमेंट अचीव्स देम इज कॉल्ड गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिसीज, कि जो भी एक्शन गवर्नमेंट लेती है या जो भी तरीके गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी, स्ट्रेटेजी बनाएगी टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, वी कॉल देम इकोनॉमिक पॉलिसीज। और ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी हम बात करने लगे हैं। तो एक पॉलिसी पहले आ गई, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में इसको मैं जरा आपको पहले जरा समझा दूं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपको इकोनॉमिक्स में भी लेटर ऑन हेल्प करेगी। हम बात कर रहे हैं जी फिस्कल पॉलिसी की। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव है जैसे कि लो इन्फ्लेशन की, हमारे पास है जी लो हमें ये देखना है कि हाउ फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स टू अचीव दीज मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स या गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब फिस्कल पॉलिसी में देयर आर टू टूल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक को बोलते हैं, एक है टैक्सेस और एक है जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसको हम डिनोट करते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिनोट करती है चीज। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि टैक्सेस ना दो तरह के होते हैं वैसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं अगर लिख भी दूं डायरेक्ट टैक्स
ये ऐसा टैक्स होता है जो इनकम पे लगता है, प्रॉपर्टी पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है, यानी कि आसान लफ्जों में इनकम और वेल्थ पे। इनकम आप चाहे प्रॉफिट की शक्ल में कमा रहे हैं, चाहे सैलरी ले रहे हैं, इसी तरह आप जो वेल्थ है आपकी, वो चाहे आपकी प्रॉपर्टी की शक्ल में है, आपका मकान है, जो भी है, उसमें जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो कि लगता है ऑन द स्पेंडिंग ऑफ द पीपल। तो स्पेंड लोग किस पे करते हैं? गुड्स पे या सर्विसेज पे। तो जो गुड्स पे टैक्स लगता है, आप होटल गए, वहां खाना खा रहे हैं, वहां बिल आया, नीचे लिखा होता है जीएसटी या सेल्स टैक्स, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि आपने खाना खाया, उस पर टैक्स दे रहे हैं। आप कोई चीज बाय करते हैं, मोबाइल का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई कपड़े लेते हैं, कोई ज्वेलरी, कॉस्मेटिक के आइटम्स, वो उन पे भी टैक्स होता है। हर चीज पे, लेस का पैकेट ले लें, उस पर भी टैक्स होता है। ये सब चूंकि ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने, लेट्स से हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है पता है आपको? सर जो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए करते हैं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सेंटर्स। वेरी गुड। स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट विच बेनिफिट जनरल पब्लिक, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ भी करेंगे, तो वो चाहे गवर्नमेंट फ्लाईओवर बना रही है, अंडरपास बना रही है, रोड बना रही है, कोई पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, एजुकेशन है, स्कूलिंग सिस्टम है, कुछ भी, यूनिवर्सिटी है। अच्छा, वो आपको समझ आ गई। अच्छा, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम एक और नाम भी देते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसीलिए ना कि पब्लिक में किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर जो होते हैं, उनको हम गवर्नमेंट सर्वेंट भी बोलते हैं ना। यस। आपका कोई रिलेटिव है गवर्नमेंट सर्वेंट? नो। नहीं, चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, तो उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इसलिए बोलते हैं। अच्छा, अब अगर लेट से हमने अचीव करना है ये वाला ऑब्जेक्टिव, लो इन्फ्लेशन, तो हम क्या करेंगे? लो इन्फ्लेशन मतलब हम चाहते हैं कि प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही है, जरा कंट्रोल किया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देगी। अच्छा, कौन से टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस। अब आपने याद रखना है, एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। जिस तरह डिस्पोजेबल बॉटल नहीं होती, डिस्पोजेबल बॉटल को डिस्पोजेबल बॉटल क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि उसको यूज करके डिस्पोज ऑफ करते हैं। डिस्पोज आप कर सकते हैं, इट इज एट योर डिस्क्रिशन। साथ ले जाए, जहां मर्जी फेंकते हैं आपने, जो एट योर डिस्पोजल, आप जहां मर्जी उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, आपकी मर्जी, आपको वहीं खड़े रहने की जरूरत नहीं है दुकान पे। तो इसी तरह से डिस्पोजेबल इनकम होती है, विच इज एट योर डिस्पोजल। जहां खर्च करनी है, जितनी खर्च करनी है, मर्जी है। तो आपके सर वो आम इनकम ही तो होती है, वो आम इनकम नहीं होती। क्यों? कि वो ऐसे निकलती है कि इनकम को ना वाई से शो करते हैं। क्यों करते हैं ये खैर अलग डिबेट है, तो यहाँ पे हम नहीं करते। वो होती है जी आपकी, ये मैं निकाल रहा हूँ, वाई डी मतलब डी फॉर डिस्पोजेबल, वाई फॉर इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। ये निकलती है वाई माइनस टी। मतलब क्या मतलब? कोई नहीं। सर मतलब मतलब ये कि आप जो भी इनकम अर्न करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट की शक्ल में है, सैलरी की शक्ल में है, यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट, और जिसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो आप, कई लोग कहते हैं यार मेरी तनख्वाह तो 2 लाख है, लेकिन मिलती जो है वो 1,75,000 है या 1,80,000 है। तो जो 1,80,000 है वो आप खर्च कर सकते हैं सारी की सारी। क्या जो 2 लाख आपकी इनकम है, आप 2 लाख खर्च कर सकते हैं? नो। नो। वो आपके, वो आप उसको सारी की सारी नहीं खर्च कर सकते, इसलिए वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। लेकिन कहते यही है 2 लाख इनकम है, क्योंकि उसमें से टैक्स कट जाता है, वो गवर्नमेंट को चला जाता है। तो डिस्पोजेबल इनकम अब क्या है? जब टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ाती है, कौन से? डायरेक्ट टैक्सेस, तो उससे आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, उसको क्या होता है? वो हो जाती है कम। ठीक है? जब डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, तो उससे जो डिमांड आप करते हैं चीजों की, यानी कि आपकी जो परचेजिंग पावर है,
परचेजिंग पावर वो भी हो गई कम, उससे चीजें कम खरीदी जाएंगी, यानी कि डिमांड हो जाएगी कम। मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ एग्रीगेट डिमांड का, एडी इज फॉर एग्रीगेट डिमांड। क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिमांड क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि अभी हम वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड ऑफ द कंट्री, सब लोगों की, ना कि सिर्फ एक बंदे की, इसलिए मैंने डिमांड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। एग्रीगेट का मतलब ये होता है सम ऑफ, तो डिमांड भी कम हो जाएगी, जिससे वो जो प्राइसेस पे अपवर्ड वो डाउनवर्ड प्रेशर डालेगी। प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही है, प्राइसेस को अगर कम नहीं करेगी तो डाउनवर्ड प्रेशर जरूर डालेगी, जिससे वो प्राइसेस बहुत तेजी से नहीं बढ़ेंगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ डाउनवर्ड पुट्स अ डाउनवर्ड प्रेशर किस पे, ऑन प्राइसेस, जिससे वो जो आपका लो इन्फ्लेशन वाला होता है कि भाई यानी कि कीमतें बढ़े जरूर लेकिन तेजी से ना बढ़े, वो आप अचीव कर लेंगे। ये समझ आती है? यस सर। ये ऑन प्राइसेस। अच्छा, अब इसी तरह आपने अगर ग्रोथ अचीव करनी है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये कब अचीव करनी होती है, यानी कि जो एक कंट्री है वो रिसेशन में गया हुआ है, डाउनफॉल चल रहा है, क्राइसिस चल रही है, और गवर्नमेंट चाहती है कि टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि पॉवर्टी बढ़ रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी को इस्तेमाल करेगी। मैं अभी टैक्सेस की बात ही कर, तो गवर्नमेंट ये करेगी कि टैक्सेस जो हमने जिसकी बात की है, मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ किसकी, ग्रोथ। तो गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देगी। अगर यही चेन बनाओ जो मैंने बनाई है, टैक्सेस कम होने से क्या होगा डिस्पोजेबल इनकम को, ये वाली चेन आप फॉलो करो ना। अब टैक्सेस जो है वो जब कम हो गए हैं तो डिस्पोजेबल इनकम को क्या होगा, इंक्रीज। परचेजिंग पावर, इंक्रीज। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज। इंक्रीज नहीं हो रही यहाँ पर, एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल होगी, तेजी से नहीं बढ़ेगी। हाँ इंक्रीज, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइसेस भी बढ़ेंगी, है ना। यस। तो वो जो एग्रीगेट डिमांड है विल पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस, तो प्राइसेस बढ़ेगी, जब प्राइसेस बढ़ती है तो ये आपने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में भी, लॉ ऑफ सप्लाई, जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, होता है ना ऐसे? यस सर। क्यों होता है ऐसे, ऐसा क्यों होता है? सर ताकि प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सके। वेरी गुड, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है, क्योंकि कॉस्ट और प्राइस में गैप बढ़ जाता है, तो वो कहते हैं चलो प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा बनाते हैं। तो यहाँ पर भी जब डिमांड अपवर्ड प्रेशर डालेगी प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर की जगह पर, तो प्राइसेस बढ़ेंगी, और प्राइसेस बढ़ने से प्रोड्यूसर विल बी इनकरेज, और वो ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जिससे आउटपुट में इजाफा होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी अचीव्ड। समझ आ गई बात की? यस। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है लो अनएम्प्लॉयमेंट, वैसी बात करो, इसमें टैक्सेस को बढ़ाएंगी गवर्नमेंट या कम करेगी, सोच के बताओ। सर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए। जी, लो अनएम्प्लॉयमेंट का टारगेट अचीव करना है ना, तो वो तो तभी अचीव होगा ना जब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे। अभी टैक्सेस के टूल की बात कर रहा हूँ, टैक्सेस को बढ़ाएंगे, डायरेक्ट टैक्सेस की बात, या कम करेंगे। उससे सोच लो, लिंक बना लो। सर इंक्रीज करेंगे टैक्स, सॉरी रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि ग्रोथ और लो अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब ग्रोथ होती है तो ऑफ कोर्स यू रिक्वायर मोर पीपल,
तो दैट विल रिजल्ट इनटू लो अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें भी टैक्सेस को कम ही करेंगे, वही चेन बनेगी। लो टैक्सेस होंगे तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। तो ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा वर्कर्स हायर करेगी प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास ये हमने एक देखिए टूल है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आपको नजर आ रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर फर्ज किया अचीव करना चाह रहे हैं आप लो अनएम्प्लॉयमेंट या ग्रोथ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जी को बढ़ाएगी या कम करेगी? बताओ। गवर्नमेंट यानी कि डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। हमने बात की कोई हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट, कोई एजुकेशन का, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, पावर जनरेशन का, कुछ भी। तो जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करेगी तो उसके लिए गवर्नमेंट माइट गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू सम प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, और वो प्राइवेट सेक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हायर करेगा वर्कर्स। अच्छा, वर्कर्स हायर करेगा तो ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, और जब ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस भी बढ़ेंगी, और प्रोड्यूसर्स इनकरेज होंगे टू प्रोड्यूस मोर, लीडिंग टू ग्रोथ एज वेल। इसका मतलब है ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप चाह रहे हैं तो आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे। समझ आ रही है? यस। अच्छा, और इसी तरह अगर आप लो इन्फ्लेशन चाह रहे हैं तो आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करेंगे, ये इसके साथ जाती है। क्यों भला? जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेंगे तो गवर्नमेंट ने कम कर दी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं ना होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड कर रही, नहीं करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम